भारत का इतिहास ना मुगलों के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने यहाँ 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया और इतिहास पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसे आज भी हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। बाबर, अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक इन शासकों की कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। पर एक सवाल जो शायद सबसे बड़ा है वो ये है कि आखिर मुगल भारत आए ही क्यों थे? उन्होंने कैसे यहाँ अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया? तो चलिए आज मिलकर इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किसी छोटे मोटे दौर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं 300 से भी ज्यादा सालों के शासन की। एक ऐसी सल्तनत जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का कह सकते हैं कि नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसके बिना भारत में मुगल साम्राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वो नाम है बाबर। तो बाबर, उसका असली नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, और वो कोई मामूली शहजादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। लेकिन उसकी शुरुआत आप जानते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे फरगना की गद्दी तो मिल गई, पर जल्द ही साजिशों के चलते उसे अपना ही राजपाट खोना पड़ा, और शायद इसी संघर्ष ने उसे और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी बना दिया। काबुल पर कब्जा करने के बाद भी बाबर संतुष्ट नहीं था। वो अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहता था, और इसके लिए उसे चाहिए थी दौलत। और उस दौर में भारत को यूं ही तो सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। फिर उसकी किस्मत तब चमकी जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के ही एक गवर्नर दौलत खान ने उसे भारत आने का न्योता दे दिया। बस बाबर को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। और बस इसी के साथ मंच तैयार हुआ एक ऐसी लड़ाई का जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत का पहला युद्ध। अब इस लड़ाई में जो बात सबसे दिलचस्प थी ना, वो थी दोनों सेनाओं का अंतर। एक तरफ था बाबर, जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार था जो भारत के लिए बिल्कुल नया था, तोपें और बारूद। और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोधी, जिसके पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों और हाथियों की एक विशाल सेना थी। कागज पर तो लोधी की जीत पक्की ही लग रही थी। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक कमाल का रणनीतिकार भी था। उसने अपनी छोटी सी सेना को बचाने के लिए क्या किया? पहले तो खाइयां खुदवाएं, फिर बैलगाड़ियों को चमड़े से बांधकर एक दीवार जैसी बना दी, और उनके बीच में अपनी तोपों को तैनात कर दिया। ये एक ऐसी बिसात थी जिसे लोधी समझ ही नहीं पाया। और फिर 21 अप्रैल 1526 की सुबह जब लड़ाई शुरू हुई तो बाबर की रणनीति एकदम काम कर गई। तोपों की गरज से लोधी के हाथी बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। शाम होते होते इब्राहिम लोधी मारा गया, और इसी के साथ दिल्ली में लोधी वंश का अंत हुआ और मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। तो नींव तो रख दी गई थी, है ना? लेकिन अब इस छोटी सी सल्तनत को एक विशाल साम्राज्य में बदलने की चुनौती थी, और ये जिम्मेदारी आई बाबर के उत्तराधिकारियों के कंधों पर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासनकाल काफी उथल-पुथल भरा रहा। उसे शेरशाह सूरी से हारकर भारत से भागना पड़ा, और लगभग 15 साल वो बाहर ही रहा। हालांकि उसने 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, पर किस्मत देखिए, अगले ही साल एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। हुमायूं के मौत के बाद मुगल साम्राज्य एक बार फिर से लड़खड़ा गया, और ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा एक ऐसा लड़का जो आगे चलकर अकबर महान कहलाया। अकबर ने आते ही सबसे पहले पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती और दिल्ली पर मुगल सत्ता को मजबूती से स्थापित किया। वो समझता था कि हिंदुस्तान पर लंबे समय तक राज करने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत काफी नहीं है, बल्कि लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। इसलिए उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर खत्म किया और एक नई धर्मनिरपेक्ष नीति की नींव रखी। और हाँ, इसके साथ ही उसने अपनी सैन्य विजयों का सिलसिला भी जारी रखा। और अकबर की इन विजयों और नीतियों का नतीजा ये हुआ कि उसके शासन में मुगल साम्राज्य लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। ये सचमुच एक विशाल साम्राज्य था। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां का दौर आया, जिसे अक्सर मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला और वास्तुकला अपने चरम पर थीं, लेकिन इसी चमक के पीछे दरारें भी पड़ने लगी थीं।
शाहजहां के दौर की बात हो और ताजमहल का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया ये मकबरा आज भी दुनिया भर में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये इमारत मुगल वास्तुकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दिल्ली का लाल किला वो भी शाहजहां की ही देन है। यहीं से मुगल बादशाह कई सालों तक पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे और ये किला मुगल सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बना रहा। मोती मस्जिद जैसी कई और नायाब इमारतें भी इसी दौर में बनी, जो मुगलों के शानो शौकत की गवाही देती हैं। ये वो समय था जब व्यापार फल फूल रहा था और आर्थिक तौर पर हिंदुस्तान दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक था। लेकिन जब शाहजहां बूढ़ा हुआ तो उसके बेटों में गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहता था, जो सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन ये बात उसके तीसरे बेटे औरंगजेब को मंजूर नहीं थी। और यहीं से मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक नया और शायद सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू होता है, औरंगजेब का शासन। औरंगजेब ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी बिताई। औरंगजेब की नीतियां अकबर की धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल उलट थीं। उसने जजिया कर फिर से लगा दिया और कई मंदिर भी तुड़वाए। इन कठोर नीतियों ने साम्राज्य की नींव को हिला दी और मराठे, सिख, राजपूत और जाट जैसे कई शक्तिशाली समूह उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक तो पहुंच गया, लेकिन वो लगातार युद्धों में उलझा रहा और अंदर से खोखला होता गया। औरंगजेब की मौत के बाद वो विशाल साम्राज्य, जिसे बनाने में पीढ़ियां लग गई थीं, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर कई बादशाह आए, लेकिन कोई भी साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। बादशाह बहुत तेजी से बदल रहे थे और उधर अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए लगातार मजबूत होते जा रहे थे। देखते ही देखते मुगल शासन सिर्फ नाम का रह गया। तो यहां आकर ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल बाकी है। 300 से ज्यादा सालों के राज के बाद आज मुगलों की विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें हैं, या फिर एक जटिल इतिहास है जिसे समझना आज भी जरूरी है? इस पर सोचने की जरूरत है।